विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम न्यायिक पुनरावलोकन के संदर्भ में चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान तथा उसकी सर्वोच्चता की रक्षा करने की व्यवस्था से है। यदि संघीय या राज्य विधानमंडलों द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, अपनी निश्चित सीमाओं के बाहर कानूनों का निर्माण किया जाता है या मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया जाता है, तो संघीय संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसी प्रत्येक विधि अथवा संघीय या राज्य प्रशासन द्वारा किए गए प्रत्येक कार्य को सर्वोच्च न्यायालय अवैधानिक घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय की इस शक्ति को ही न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहा जाता है। राज्यों के संबंध में भी इस शक्ति का प्रयोग संबंधित उच्च न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन का जो आधार है, इस तरह हम समझ सकते हैं कि संविधान जो है दो सिद्धांतों पर आधारित हो सकते हैं। एक तो संसदीय संप्रभुता के आधार पर, जिसमें जैसा कि ब्रिटेन में है ना, वहाँ संसद की सर्वोच्चता है, संसद को ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। और दूसरा संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर। भारतीय संविधान के उपबंधों में कहीं भी विशेष रूप से संविधान की सर्वोच्चता का उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा होते हुए भी यह विधान संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी उल्लेख नहीं किया है, लेकिन इसकी जो कार्यविधि, इसके नियम और इसकी जो प्रणाली है वो संविधान की सर्वोच्चता पर आधारित है। तो इस तरह से संविधान निर्माताओं ने संविधान की सर्वोच्चता की घोषणा करना अनावश्यक समझा, क्योंकि भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के अंग अपनी सारी शक्तियां संविधान से ही प्राप्त करते हैं, है ना। क्योंकि जब वो संविधान से ही सारी शक्ति प्राप्त करते हैं तो संविधान ही सर्वोच्च हो गया। संविधान ने शासन के प्रत्येक अंग के लिए कुछ सीमाएं निश्चित कर दी गई है और शासन के इन अंगों की शक्तियों को तब तक नहीं बदला जा सकता है जब तक कि संविधान में बताई गई संशोधन प्रक्रिया के आधार पर संविधान के तत्संबंधी उपबंधों को परिवर्तित न किया दिया जाए। ऐसी स्थिति में न्यायालय को स्वाभाविक रूप से संवैधानिक सीमाओं की रक्षा करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 और 132 में सर्वोच्च न्यायालय की संघीय तथा राज्य सरकारों द्वारा निर्मित विधियों के पुनरावलोकन का अधिकार देते हैं। इसी प्रकार संविधान के अनुच्छेद 13 से 32 मौलिक अधिकारों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को इसी प्रकार की शक्ति प्रदान करते हैं। इस संबंध में अनुच्छेद 246 का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मध्य विधि निर्माण की शक्तियों का विभाजन का स्वरूप निश्चित किया गया है। तो इस प्रकार संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था का संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है। भारत में जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रकृति है वो यद्यपि अमेरिकी संविधान से ली गई है, किंतु कुछ ऐसे कारण हैं जिन्होंने भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था को संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में सीमित कर दिया है। कैसे कर दिया है कि एक तो अमेरिकी संविधान जो है वो अत्यंत संक्षिप्त है और संविधान की संक्षिप्तता के कारण संघीय शासन और इकाइयों के बीच विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं और इसके परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र इस बात के कारण अपेक्षाकृत सीमित है। भारत के संविधान में संघ और राज्यों के मध्य कानून निर्माण की शक्तियों का विभाजन पर्याप्त विस्तार के साथ कर दिया गया है।
दूसरी बात जो आती है कि अमेरिका का जो अधिकार पत्र जो है वो निरपेक्ष एब्सोल्यूट शब्दावली में लिखा गया है ना। लेकिन मानवीय अधिकारों की प्रकृति ही ऐसी है कि वे निरपेक्ष नहीं हो सकते। अतः इन अधिकारों के क्षेत्र की व्याख्या करते हुए पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण जैसे शब्दों का आश्रय लिया गया है। अमेरिका में कार्यपालिका पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण के आधार पर अधिकारों की सीमा निश्चित कर सकती है और सर्वोच्च न्यायालय इस बात की जांच करता है कि कार्यपालिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग उचित रूप में किया है या नहीं। तो इस प्रकार अमेरिकी संविधान में पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण जैसे शब्दों ने सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार को बहुत व्यापक कर दिया है। लेकिन भारतीय संविधान निर्माता भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न होना देना नहीं चाहते थे। इसीलिए भारत में प्रत्येक मौलिक अधिकार के साथ साथ उसकी सीमाएं संविधान में ही निश्चित कर दी गई हैं और इस कारण न्यायिक पुनरावलोकन का क्षेत्र जो है वो सीमित हो गया है। एक और जो अंतर जो है वो दोनों की संवैधानिक व्यवस्थाओं में ही दिखाई पड़ता है, वह है कानून की उचित प्रक्रिया, है ना, और कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के संबंध में। अमेरिकी संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ शब्दावली को अपनाया गया है, लेकिन भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान की शब्दावली के स्थान पर जापान की संविधान की शब्दावली कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को अपनाया गया है। संविधान में की गई इस व्यवस्था के आधार पर अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून की वैधानिकता की जांच दो आधार पर कर सकता है। पहला, संघ या राज्य जिसके भी विधानमंडल ने उस कानून को बनाया है उसके द्वारा इसका निर्माण उसकी कानून निर्माण की क्षमता के अंतर्गत है या नहीं। दूसरा, वह कानून की उचित प्रक्रिया की शर्तों को पूरा करता है या नहीं। इस प्रकार यदि विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून पूर्णतया उसकी शक्तियों के अंतर्गत हो तो भी यदि वह कानून की उचित प्रक्रिया के अंतर्गत अर्थात प्राकृतिक न्याय के कुछ सर्वमान्य सिद्धांतों के विरुद्ध हो तो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। लेकिन हमारे देश में भारत में संविधान में कानून की उचित प्रक्रिया की जापानी शब्दावली को अपनाया गया है और इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया है, जिसका तात्पर्य है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय संघीय या राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून को अवैधानिक तभी घोषित कर सकता है जबकि विधानमंडल ने इस कानून का निर्माण करने में संविधान द्वारा प्रदान की गई अपनी कानून निर्माण की क्षमता का उल्लंघन किया हो। महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यह निश्चित करने में अमुक कानून संवैधानिक है या नहीं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का या उचित अनुचित की अपनी धारणाओं को लागू नहीं कर सकता, है ना। जिस तरह से अमेरिका में न्याय के जो सामान्य पुलिस शक्ति और सामान्य कल्याण जैसे शब्दों का आश्रय लेकर न्यायालय जो है इस बात की जांच करता है कि कार्यपालिका ने अपनी शक्ति का प्रयोग उचित रूप में किया है या नहीं, लेकिन भारत में इस तरह की व्यवस्था नहीं है, है ना। हमारे जो संघ राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून ऐसा है जिसका निर्माण करने में वह सक्षम है तो उसकी संवैधानिकता को चुनौती देना भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है ना। तो
भारत में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति और न्यायिक पुनरावलोकन की जो प्रकृति के संबंध में जो डी बसु ने जैसे कहा है कि न्यायिक सर्वोच्चता के स्थान पर हमारे संविधान में संवैधानिक सीमाओं के साथ विधायी सर्वोच्चताओं को स्वीकार किया गया है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे नियमों को रद्द कर देगा जो संविधान की सीमाओं के प्रतिकूल है, लेकिन इसके द्वारा प्राकृतिक न्याय की धारणा या संविधान के आदर्शों के आधार पर व्यवस्थिका द्वारा पारित अधिनियमों को रद्द या संशोधित नहीं किया जा सकता। भारत में न्यायपालिका की स्थिति इंग्लैंड और अमेरिका के बीच में ही है। तो इस तरह से जो है संविधान में जो है कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को अवैधानिक घोषित कर सकता है और भारत के संविधान में ही ये स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि शासन व्यवस्था में शासन के अंग और उनके शक्तियों का विभाजन और उनकी सीमाएं निश्चित कर दी गई हैं। तो इसलिए इसमें विवाद का प्रश्न ही नहीं होता है। तो अमेरिका का जो सर्वोच्च न्यायालय उसकी कानून की उचित प्रक्रिया वाली धारा के आधार पर लगभग एक तीसरा सदन बन जाता है ना। जैसा कि न्यायाधीश हूज ठीक ही कहते हैं कि हम संविधान के अंतर्गत तो रहते हैं, लेकिन संविधान वैसा ही है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय कहता है। लेकिन हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय को निश्चित रूप से ऐसी स्थिति प्राप्त नहीं है। अमेरिका में जहां न्यायिक सर्वोच्चता को अपनाया गया है, भारत में न्यायिक सर्वोच्चता और विधायी सर्वोच्चता के बीच में समन्वय स्थापित किया गया है। तो इस तरह से आज हमने न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में जो है चर्चा करी। यद्यपि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति की आलोचना की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस अपनी शक्ति के आधार पर अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य किया है ना। और वह संपत्ति से के संबंधी प्रश्नों पर इसने अनुदारवादी न्यायालय और अनुदारवादी शक्ति के रूप में कार्य किया है ना। तो एक जनकल्याणकारी राज्य में न्यायपालिका से यह आशा की जाती है कि वह जनकल्याण को दिशा में आगे बढ़े है ना। लेकिन भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कुछ निर्णयों के आधार पर लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक बनने के बजाय बाधक होने का कार्य किया है। किंतु ये जो आलोचनाएं हैं है ना, तो वो किसी तथ्य विशेष के संदर्भ में है, पूरा नहीं कह सकते हैं हम, है ना। जैसे कि 1950-51 में जमींदारी और जागीरदारी के उनके अंतर्गत पारित कुछ भूमि सुधारों कानूनों को अवैध घोषित किया है ना। इसी तरह 1967 के गोलकनाम विवाद में बहुमत से निर्णय देकर किया कि संसद ऐसा कोई अधिनियम पारित नहीं कर सकती जो मौलिक अधिकारों को छीनता या सीमित करता हो। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण और प्रीवी पर्स संबंधी आदेशों को अवैध घोषित किया। किंतु यह जो है अनुदारवादी शक्ति के रूप में जो है आलोचना का पात्र इसको कहा जाता है। और वस्तुतः अनुदारवादिता के कारण ही समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय को पुनर्गठित करने और इसके अधिकारों को सीमित करने की मांग की जाती रही है। दूसरी आलोचना यह भी की जाती है कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के निर्णयों में परिवर्तन कर दिया है ना। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में है और भी कई हैं, जैसे कि कई मुद्दे हैं है ना। 1962 में जो है शंकरी बनाम सज्जन सिंह के मामले में सर्वसम्मति से और बहुमत से निर्णय से सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात को स्वीकार किया कि संसद मौलिक अधिकारों को सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। लेकिन बाद में 1967 के गोलकनाम विवाद में यह निर्णय दिया कि संविधान के भाग 3 किसी भी उपबंध को संशोधित करने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से जो है मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं, जो सीमित किए जाएं, ऐसे कोई उपबंध संसद नहीं कर सकती है। तो ये सब बातें जो है वह कि संसद जो है अपने पूर्व के निर्णयों, जो सर्वोच्च न्यायालय अपने पूर्व के निर्णयों में परिवर्तन करता रहता है और इसके कारण जो व्यक्ति के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में अस्थिरता आ जाती है। क्योंकि इस बात का सदैव भय रहता है कि संसद द्वारा निर्मित कानून और शासन द्वारा अपनाई गई नीति न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित की जा सकती है। ऐसी स्थिति में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में अस्थिरता का वातावरण बन जाता है। इसी प्रकार
संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण का भी आरोपण किया जाता है कि न्यायिक पुनर्वितरण की शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए भारतीय राज्य व्यवस्था में वह भूमिका अदा करने की चेष्टा की है जो संविधान निर्माता उसे नहीं देना चाहते थे। भारत में न्यायिक पुनर्वितरण को अपनाते हुए भी उसकी सीमाएं निर्धारित की गई हैं और भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वितरण उस विस्तार तक नहीं है जिस विस्तार तक अमेरिका में है। संसद और इसने जो है न्यायपालिका के बीच संघर्ष की स्थिति को जन्म दिया है। न्यायिक पुनर्वितरण की शक्ति के कारण जब संसद द्वारा निर्मित कानूनों को न्यायपालिका के द्वारा अवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो संसद और व्यवस्थापिका के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है और राज्य व्यवस्था के दो प्रमुख अंगों के बीच इस प्रकार की स्थिति होना किसी भी तरह उचित नहीं है। तो इस प्रकार इन आलोचनाओं के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारतीय लोकतंत्र के लिए नितांत आवश्यक है और भारतीय समस्त राज्य व्यवस्था के लिए हितकर है। संविधान के द्वारा जो संघीय व राज्य सरकारों के बीच जो शक्ति का विभाजन किया गया है वो न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही उसकी रक्षा संभव है और दूसरी शासन की शक्ति पर अंकुश रखने तथा नागरिक अधिकारों की स्वतंत्रताओं का रक्षा करने का कार्य भी न्यायिक पुनरावलोकन के आधार पर ही किया जा सकता है। न्यायिक पुनर्वितरण की जो व्यवस्था है वो संविधान के संतुलन चक्र का कार्य करती है और न्यायिक पुनर्वितरण के आधार पर ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय संविधान के अधिक व्याख्याता, अधिकारी व्याख्याता और रक्षक के रूप में कार्य करते हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे चर्चा इसके बारे में और बाकी जो मैं ये समझती हूँ कि इसमें जो आपको न्यायिक पुनर्वितरण के अर्थ, प्रकृति, आधार का इसका विश्लेषण करने में आपको सहायता मिलेगी।